देखिए भी, कल हमने ये नोवा लेसन किया था, जो दूसरी पुस्तक हमारी, इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय विकास से हमारा अभिप्राय है कि विकास तो हो, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास हो। साधारणतः विकास शब्द से अभिप्राय समाज विशेष की स्थिति और उसके द्वारा अनुभव किए गए परिवर्तन की प्रक्रिया से होता है। मानव इतिहास के लंबे अंतराल में समाज और उसके जैव भौतिक पर्यावरण की निरंतर अंतःक्रिया समाज की स्थिति का निर्धारण करती है। मानव और पर्यावरण अंतःक्रिया की प्रक्रियाएं इस बात पर निर्भर करती है कि समाज में किस प्रकार की प्रौद्योगिकी विकसित की है और किस प्रकार की संस्थाओं का पोषण किया गया है। प्रौद्योगिकी और संस्थाओं ने मानव पर्यावरण अंतःक्रिया को गति प्रदान की है, तो इससे पैदा हुए संवेग ने प्रौद्योगिकी का स्तर ऊंचा उठाया है और अनेक संस्थानों का निर्माण और रूपांतरण किया है। अतः विकास एक बहुआयामी संकल्पना है और अर्थव्यवस्था, समाज तथा पर्यावरण में सकारात्मक व अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का द्योतक है। विकास की संकल्पना गतिक है और इस संकल्पना का प्रादुर्भाव 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विकास की संकल्पना आर्थिक वृद्धि की पर्याय थी, जिसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति उपभोग में समय के साथ बढ़ोतरी के रूप में मापा जाता है। परंतु अधिक आर्थिक वृद्धि वाले देशों में भी असमान वितरण के कारण गरीबी का स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ा है। अतः 1970 के दशक में पुनर्वितरण के साथ वृद्धि तथा वृद्धि और समानता जैसे वाक्यांश विकास की परिभाषित में शामिल किए गए हैं। पुनर्वितरण और समानता के प्रश्नों से निपटते हुए ये अनुभव हुआ कि विकास की संकल्पना को मात्र आर्थिक प्रक्षेत्र तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। इसमें लोगों के कल्याण और रहने के स्तर, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, समान अवसर और राजनीतिक और नागरिक अधिकारों से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं। 1980 के दशक तक विकास एक बहुआयामी संकल्पना के रूप में उभरा, जिसमें समाज के सभी लोगों के लिए वृहद स्तर पर सामाजिक एवं भौतिक कल्याण का समावेश है। 1960 के दशक के अंत में पश्चिमी दुनिया में पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर बढ़ती जागरूकता की सामान्य वृद्धि के कारण सतत पोषणीय धारणा का विकास हुआ। इससे पर्यावरण पर औद्योगिक विकास के अनपेक्षित प्रभावों के विषय में लोगों की चिंता प्रकट थी। 1968 में प्रकाशित एहरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बम और 1972 में मीडोस और अन्य द्वारा लिखी गई पुस्तक द लिमिट टू ग्रोथ के प्रकाशन ने इस विषय पर लोगों और विशेषकर पर्यावरणविदों की चिंता और भी गहरी कर दी। इस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में विकास के एक नए मॉडल, जिसे सतत पोषणीय विकास कहा जाता है, की शुरुआत हुई। पर्यावरणीय मुद्दों पर विश्व समुदाय की बढ़ती चिंता को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना की, जिसके प्रमुख नॉर्वे की प्रधानमंत्री गैरो हरलेम ब्रंटलैंड थी। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं, 1987 में प्रस्तुत की। WECD विश्व पर्यावरण और विकास आयोग ने सतत पोषणीय विकास की सीधी, सरल और वृहत स्तर पर प्रयुक्त परिभाषा प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के अनुसार सतत पोषणीय विकास का अर्थ है एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना, यानी कि आने वाली भविष्य में जो हमारी पीढ़ियां हैं उनकी पूर्ति को प्रभावित किए बिना हम अपनी विकास के लिए अपनी पूर्ति करें। जिस तरह से हम कोई भी काम करते हैं, जैसे खनन कार्य करते हैं, हमें पता है कि कोयले का क्षेत्र लिमिट का क्षेत्र है, पेट्रोलियम पदार्थ एक लिमिट का पदार्थ है, तो उसका हम दोहन अधिक करेंगे तो आने वाली भावी पीढ़ी के लिए वो पदार्थ नहीं बचेगा। तो हमें आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर, ताकि उनके लिए ये जो चीज़ें हैं समाप्त न हो जाए, उसको ध्यान में रखकर हमें इस समय इनका प्रयोग करना है। यही सतत पोषणीय विकास है।
दूसरा जो केस अध्ययन है वो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र इस चित्र में देखिए, राजस्थान के अंदर है ये इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र, जो हमारे बॉर्डर के साथ साथ है, पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ एक बड़ी नहर निकाली गई है जिसे इंदिरा नहर के नाम से हम जानते हैं। पूरा रेगिस्तान का क्षेत्र है, लेकिन इस नहर के जाने से वहाँ पर जो पैदावार है वो अच्छी हो गई है और लोगों का जो जीवन स्तर है वो भी ऊंचा उठा है। इंदिरा गांधी नहर, जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, भारत में सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है। 1948 में कंवरसेन द्वारा संकल्पित यह नहर परियोजना 31 मार्च 1958 को प्रारंभ हुई। यह नहर पंजाब में हरीके बांध से निकलती है और राजस्थान के थार मरुस्थल पाकिस्तानी सीमा के समानांतर 40 किलोमीटर की औसत दूरी पर बहती है। इस नहर तंत्र की कुल नियोजित लंबाई 9060 किलोमीटर है और ये 19.63 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। कुल कमान क्षेत्र में से 70% क्षेत्र प्रवाह नहर तंत्रों और शेष क्षेत्र लिफ्ट तंत्र द्वारा किया गया है। नहर का निर्माण कार्य 2 चरणों में पूरा हुआ। चरण 1 का कमान क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले के उत्तरी भाग में पड़ता है। इस चरण के कमान क्षेत्र का भूतल थोड़ा उबड़ खाबड़ है और इसका कृषि योग्य कमान क्षेत्र 5.53 लाख हेक्टेयर भूमि है। चरण 2 का कमान क्षेत्र बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू जिलों में 14.10 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर फैला हुआ है। इसमें स्थानांतरित बालू टीपों वाला मरुस्थल भी सम्मिलित है। स्थानांतरित बालू टीपों का मतलब क्या है कि जब हवा तेज चलती है, आंधी आती है, तो टीबे एक स्थान से सरक कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, वो स्थानांतरित बालू टीबा है। और ग्रीष्म ऋतु में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लिफ्ट नहर में ढाल के विपरीत प्रवाह के लिए जल को बार बार मशीनों से ऊपर उठाया जाता है। इंदिरा गांधी नहर तंत्र में सभी लिफ्ट नहरें मुख्य नहर के बाएं किनारे से निकलती है, जबकि मुख्य नहर के दाएं किनारे पर सभी नहरें प्रवाह प्रणाल है। प्रवाह प्रणाल कि अपने आप पानी नहर में से चलता रहता है, लेकिन जो दाएं तरफ तो अपने आप चलता रहता है, बाएं तरफ जो निकली है उनको नहर से पानी को लिफ्ट करके ऊंचाई पर डाला गया और फिर दूसरे नहर से आगे पहुंचाया गया। नहर सिंचाई के प्रसार ने इस शुष्क क्षेत्र की पारिस्थितिक अर्थव्यवस्था और समाज को रूपांतरित कर दिया है। इससे इस क्षेत्र को पर्यावरणीय परिस्थितियों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़े हैं। लंबी अवधि तक मृदा नमी उपलब्ध होने और कमान क्षेत्र विकास के तहत शुरू किए गए वनीकरण और चारागाह किसान विकास कार्यक्रमों से यहाँ भूमि हरी भरी हो गई है। इससे वायु अपर्दन और नहरी तंत्र में बालू निक्षेप की प्रक्रियाएं भी धीमी पड़ गई है, परंतु सघन सिंचाई और जल के अत्यधिक प्रयोग से जल भराव और मृदा लवणता की दोहरी पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो गई है। नहरी सिंचाई के प्रसार से इस प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से रूपांतरित हो गई। इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक फसलें उगाने के लिए मृदा नमी सबसे महत्वपूर्ण सीमाकारी कारक रहा है, परंतु नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र के विस्तार से बोए गए क्षेत्र में विस्तार हुआ है और फसलों की सघनता में वृद्धि हुई है। यहाँ की पारंपरिक फसलों चना, बाजरा और ग्वार का स्थान गेहूँ, कपास, मूंगफली और चावल ने ले लिया है। यानी जो शुष्क फसलें थी, जो मानसून पर निर्भर रहती थी, उनका स्थान किसने ले लिया? आर्द्र फसलों ने, जिसमें अधिक सिंचाई की, अधिक पानी की आवश्यकता होती है। निसंदेह सघन सिंचाई से आरंभ में कृषि और पशुधन उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि हुई है। जल भराव और मृदा लवणता की समस्या उत्पन्न हुई है और इस प्रकार लंबी अवधि के दौरान कृषि की सतत पोषणता पर ही प्रश्न उठ गए हैं। तो यहाँ प्रश्न भी बनता है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र पर अध्ययन कीजिए, या इसके बारे में आप क्या जानते हैं, इसके अच्छे और बुरे प्रभाव क्या पड़े, या किस प्रकार से उस सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली को इस नहर कमान क्षेत्र ने बदल दिया है। सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय। बहुत से विद्वानों ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पारिस्थितिकी पोषणता पर प्रश्न उठाए हैं।
पिछले 4 दशक में जिस तरह से इस क्षेत्र में विकास हुआ है और इससे जिस तरह भौतिक पर्यावरण का निम्नीकरण हुआ है ने विद्वानों ने इस दृष्टिकोण को काफ़ी हद तक सही ठहराया भी। यह एक मान्य तथ्य है कि इस कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से पारिस्थितिकीय सतत पोषणता पर बल देना होगा। इसलिए इस कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले प्रस्तावित 7 उपायों में से 5 उपाय पारिस्थितिकीय संतुलन पुनः स्थापित करने पर बल देते हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है जल प्रबंधन नीति का कठोरता से पालन करना। इस नहर परियोजना के चरण 1 में कमान क्षेत्र में फसल रक्षण सिंचाई और चरण 2 में फसल उगाने और चारागाह विकास के लिए विस्तारित सिंचाई का प्रावधान है। दूसरा, इस क्षेत्र के शस्य प्रतिरूप में सामान्यतः जल सघन फसलों को नहीं बोया जाना चाहिए। जल सघन फसलों मतलब जिसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता हो वो फसल नहीं उगानी चाहिए हमें। इसका पालन करते हुए किसानों का बागाती कृषि के अंतर्गत खट्टे फलों की खेती करनी चाहिए। तीसरा, नहर कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे नालों को पक्का करना, भूमि विकास तथा समतलन और वारबंदी पद्धति प्रभावी रूप से लागू की जाए ताकि बहते हुए जल की क्षति मार्ग में कम हो सके। इस प्रकार जलाक्रांत एवं लवण से प्रभावित भूमि का पुनरुद्धार किया जाएगा। वनीकरण, वृक्षों का रक्षण मेखला का निर्माण, चारागाह विकास इस क्षेत्र विशेषकर चरण 2 के भंगुर पर्यावरण में पारितंत्र विकास के लिए अति आवश्यक है। छठा है, इस प्रदेश में सामाजिक सतत पोषणीयता का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है यदि निर्धन आर्थिक स्थिति वाले भू आवंटियों को कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय और संस्थागत सहायता उपलब्ध कराई जाए। और लास्ट पॉइंट है इसका कि मात्र कृषि और पशुपालन के विकास से इस क्षेत्र में आर्थिक सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को साकार नहीं किया जा सकता। कृषि और इससे संबंधित क्रियाकलापों को अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टरों के साथ विकसित करना पड़ेगा। इनसे इस क्षेत्र में आर्थिक विविधीकरण होगा और मूल आबादी, गांव, कृषि सेवा केंद्रों और विपणन केंद्रों के बीच प्रकार्यात्मक संबंध स्थापित होगा। लेसन पूरा हो गया। इसके अभ्यास के क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है।